फिल्म की स्टार्टिंग में एक अविराजन नाम का आदमी दिखाया जाता है, जिसकी कांस्टेबल के रूप में नई नई ज्वाइनिंग हुई थी पुलिस में। और वो अपना ज्वाइनिंग लेटर को ले जाकर पुलिस थाने में जाता है और वहाँ वो थंगराज से मिलता है, जो कि वहाँ का कांस्टेबल था पहले से। फिर थंगराज उसे ऑफिस में ले आता है और पुरानी फाइलों को अविराजन को दिखाता है और उससे कहता है कि कुर्सी पर बैठ जाओ और इन सब मामलों को ध्यान से पढ़ो, और जब कोई शिकायत करने आएगा तो मैं आपको बता दूंगा और मैं आपको सिखाऊंगा कि अपराध की जानकारी को कैसे संभालना है। फिर थंगराजन को एसआई अपने कैबिन में बुलाता है। फिर एसआई उससे पूछता है कि कितने मामले अभी अटके पड़े हैं। फिर एसआई उसे एक लिस्ट दिखाता है और उससे कहता है कि इसको देखो और बताओ कितने मामले अभी अटके पड़े हैं। फिर थंगराजन कहता है कि स्नैचिंग के 2 मामले और कुछ सोने की चैन, बस यही है। फिर एसआई कहता है क्राइम परसेंटेज को तुम 98 में बदल दो। फिर थंगराज वहाँ जाता है जहाँ स्टोर रूम था पुलिस स्टेशन में, और वहाँ लॉकर से वो कुछ गहने निकालता है और अरीब उसे कहता है उन फाइलों को लाओ जिन्हें तुम पढ़ रहे थे। फिर थंगराज उन गहनों का वजन नापने लगता है। फिर अवीरू जब वो फाइल लाता है तो थंगराज उसे कहता है कि 5-6 सोने की शिकायतों को बाहर निकालो और उनको यहाँ बुलाओ और उनमें से 2 को अभी आने को कहो और बाकी को शाम को। इसके बाद वहाँ एक हस्बैंड वाइफ आते हैं और थंगराज उन्हें बताता है कि हमने एक चोर को पकड़ा और उसने सारे जेवर बेच दिए और पैसों को उड़ा दिया और बस यही रह गया है। और फिर थंगराज अपनी पैंट की जेब से एक सोने की चैन निकालता है और उनको दिखाता है। वो औरत उसको देखकर कहती है कि सोने की चैन मेरी नहीं है। फिर थंगराज कहता है कि आप चाहें तो इसे लेकर शिकायत को वापस ले सकते हैं, और अगर आप कोर्ट को ये बताते हैं कि ये आपका नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर थंगराज उन्हें एक पेपर पर साइन करने के लिए कहता है। वो पेपर शिकायत वापस लेने के लिए था। फिर वो दोनों उस पेपर पर साइन कर देते हैं अपनी शिकायत वापस लेने के लिए। फिर घर जाते वक्त थंगराज ब्लैक बोर्ड पर क्राइम परसेंटेज को 98 कर देता है। थंगराजन ने 2 शादियाँ की हुई थी और वो अपनी दूसरी बीवी से नहीं मिलता था, जिसका नाम अमुदा था। फिर अगले दिन थंगराज अरीब के साथ कोर्ट में जाता है। थंगराज पिछले बहुत सालों से अपने बनाए गए संघ के लिए केस लड़ रहा था। अपोजिट वकील के पास गवाह न होने की वजह से वो जज से और समय मांगता है। फिर जज 22 सितंबर को अगली सुनवाई करती है। पुलिस स्टेशन में जाते हुए थंगराज अरीब से कहता है कि मैं पुलिस यूनियन के लिए 1979 से लड़ रहा हूँ। फिर थंगराज जब स्टेशन के अंदर आता है तब वहाँ का इंस्पेक्टर थंगराज से यूनियन केस फाइल को लाने के लिए कहता है। फिर थंगराज जब उस फाइल को इंस्पेक्टर को देता है तब वो इंस्पेक्टर उस फाइल में रखे हुए कागज़ों को पूरा फाड़ देता है और वो थंगराज से कहता है क्या यही करने के लिए आपको पैसे मिलते हैं, और उन फाड़े हुए कागज़ों को वो थंगराज के मुंह पर मारता है। फिर वो इंस्पेक्टर वहाँ मौजूद सभी पुलिस वालों से पूछता है कि संघ बनाने के लिए आप में से कौन उसके साथ है। फिर वो कहता है चुप रहो और अपना काम करो अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो। फिर वो इंस्पेक्टर उन फाड़े हुए कागज़ों पर आग लगा देता है। फिर वो इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हारा काम एक अच्छा पुलिसकर्मी बनना है, खूनी क्रांति शुरू करना नहीं है। इसके बाद वो इंस्पेक्टर थंगराज को एक थप्पड़ मारता है क्योंकि थंगराज उसे घूर रहा था। फिर वो इंस्पेक्टर थंगराजन का ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है। फिर रात को थंगराजन का विदाई समारोह होता है। इसके बाद थंगराजन की पोस्टिंग एक दूसरे शहर में हो जाती है और वहाँ थंगराजन अपना ज्वाइनिंग लेटर वहाँ के एसआई को देता है। तभी एक कांस्टेबल वहाँ आता है और वो वहाँ के इंस्पेक्टर से कहता है कि मैं लड़का देकर आया हूँ। फिर वो इंस्पेक्टर उस कांस्टेबल से कहता है कि वेंकटेश्वर हॉल में जाए और मैंने उन्हें बता दिया है कि जब तक तुम्हारा लेटर नहीं आता तब तक तुम वहीं रहो। फिर तभी वहाँ एक राजा नाम का आदमी आता है और वो बिजली का बिल उस एसआई को देता है। उससे कहता है कि बिजली वापस आने पर मैं और फोटोकॉपी दूंगा। फिर यहाँ पर अविराजन उस राजा नाम के आदमी को पहचान लेता है। वो उस एसआई से कहता है कि साल 2012 में वो मेरे साथ था। हमने उसे 200 किलो सोने के लिए दोषी ठहराया था और उसने वो सब लौटा दिया था। वो एसआई कहता है कि हमने भी उसे गिरफ्तार किया था और उसने जज से भीख मांगी और चोरी छोड़ने का वादा किया और जज ने उसे 1.5 साल तक हमारे थाने की निगरानी में रहने दिया और रिहा कर दिया। फिर थंगराज एसआई से कहता है क्या मैं राजा को अपने साथ ले जा सकता हूँ, मुझे एक हॉस्टल की तलाश करनी है, मैं उसे जल्दी वापस भेज दूंगा। फिर वो ऐसा ही मान जाता है। फिर बाहर जाकर थंगराज राजा से मिलता है और राजा से पूछता है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते नहीं। तो राजा कहता है कि मुझे किसी भी पुराने मामले में अब नहीं घुसना, मैं अब बदल चुका हूँ। वो राजा को साथ चढ़ने के लिए कहता है और उससे कहता है कि मुझे एक कमरे की तलाश करनी है। फिर अगले दिन थंगराज की ज्वाइनिंग होती है एक नए पुलिस स्टेशन में। फिर वहाँ का इंस्पेक्टर एसआई से पूछता है कि मणिकम कहाँ है। फिर वो एसआई कहता है शादी के हॉल में ड्यूटी कर रहा है। फिर वो इंस्पेक्टर कहता है उस एसआई से कि इसे पैरा ड्यूटी में जाने के लिए कहो।
फिर वो ऐसा ही कहता है कि एक हेड कांस्टेबल मणिकम है, उसे मुक्त करो और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो। फिर थंगराज मणिकम से मिलने जाता है। फिर थंगराज उससे कहता है मुझे आपको आपकी ड्यूटी से मुक्त करने के लिए कहा गया है। फिर वो कांस्टेबल उसे एक पेपर देता है और उससे कहता है कि यहाँ के नियमों का पालन करो, अगर तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला देना। फिर थंगराज जब उस बिल्डिंग में जाता है तब वो एक कमरे के अंदर एक लड़के को देखता है। फिर जब थंगराज फ़ोन पर बात कर रहा होता है तभी वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और थंगराज उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। फिर आखिर में वो उस लड़के को पकड़ लेता है और उसे एक थप्पड़ मार देता है और कमरे में बंद कर देता है। फिर अगले दिन उस लड़के से मिलने वो इंस्पेक्टर आता है और उसे एक कागज़ पर साइन करने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का जिसका नाम देव कुमार था वो साइन करने के लिए मना कर देता है। तभी वो कांस्टेबल देव कुमार पर हाथ उठाता है। फिर वो दोनों वहाँ से जाते हुए दरवाजे को बंद कर देते हैं और वो लड़का बहुत चिल्लाता है कि मुझे जाने दो। इसके बाद स्टेशन में वो ऐसा ही थंगराज को आदेश देता है कि आज रात तुम लॉज में रहो। थंगराज उससे कहता है कि मुझे कोई और काम सौंप दो। फिर वो ऐसा ही कहता है कि आपको जितना कहा गया हो उतना आप करो, पहले से ही आलसी मत बनो। इसके बाद थंगराज राजा को अपने साथ ले आता है। थंगराज और राजा दारू लेकर आए थे। तभी थंगराज का फ़ोन आता है और वो फ़ोन एक जर्नलिस्ट का था और वो थंगराज से पूछता है क्या हम 4 पेज का लेख प्रकाशित कर सकते हैं और क्या हमें पुलिस संघ की आवश्यकता होगी और क्या मुझे कोई शीर्षक मिलेगा। फिर थंगराज कहता है यदि आप एक शीर्षक की तलाश में हैं तो बस संघ का टुकड़ा करें। फिर वो जर्नलिस्ट कहता है कि हम इसे अगले हफ्ते कवर करेंगे। और वहीं अंदर राजा देव कुमार से पूछता है कि तुम यहाँ कैसा है, तुम एक अच्छे लड़के लगते हो। फिर देव कुमार राजा से कहता है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। फिर राजा देव कुमार से उसकी कहानी पूछता है। फिर देव कुमार कहता है कि मैं तिरुकट्टुपल्ली के पास पुंडी नाम के गांव में रहता हूं और वो अपनी कहानी सुनाने लगता है। जब एक दिन वो अपने हॉस्टल में था तब एक कांस्टेबल उसके पास आया और उस कांस्टेबल ने कहा कि हमें सत्यापन के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, पुलिस स्टेशन पे आओ। फिर देव कुमार उसकी गाड़ी में बैठकर इस कमरे में आ गया। फिर देव कुमार बताता है कि वो मुझे एक साइन करने के लिए कह रहे हैं और मैंने साइन करने से मना कर दिया। फिर राजा थंगराज के पास जाकर कहता है कि वो लड़का निर्दोष है। फिर थंगराज देव कुमार से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने उसे थप्पड़ मारा था। फिर वो वहीं सो जाते हैं और फिर अगले दिन पुलिस स्टेशन में डीसी आता है और वो पूछता है कि पेरुमल कहाँ है, उसे जल्दी यहाँ बुलाओ। फिर इंस्पेक्टर जब आता है फिर वो डीसी एक मैगजीन उस इंस्पेक्टर को दिखाता है और उससे पूछता है क्या तुमने ये देखा। फिर वो इंस्पेक्टर जब उस पेज को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। फिर डीसी कहता है तुम किसी लड़के को चुपके से पकड़ नहीं सकते। और डीसी उस इंस्पेक्टर से कहता है कि एक ठोस गवाह और सबूत तैयार करो। फिर तभी वो इंस्पेक्टर एसआई के पास जाता है और वो एसआई एक कहानी लिखने लगता है। वो डीसी थंगराज को पहले से जानता था क्योंकि थंगराज के जानने वाला उस डीसी का दोस्त था। फिर वो एसआई उस लिखी हुई कहानी को उस डीसी को दिखाता है, लेकिन उस डीसी को वो कहानी बेकार लगती है और वो उसे डांटने लगता है। फिर वो डीसी थंगराज को एक कहानी लिखने के लिए कहता है। इसके बाद थंगराज बहुत से फाइलों को पढ़कर एक कहानी को तैयार कर लेता है और वो डीसी को दिखाता है। फिर डीसी थंगराज की तारीफ करता है। इसके बाद थंगराज देव कुमार से मिलता है और तभी थंगराज का फ़ोन आता है और वो ऐसा ही थंगराज से कहता है कि लड़के को जाने दो। फिर थंगराज देव कुमार को कुछ रुपए देता है और उसे छोड़ देता है। फिर देव कुमार जब वहाँ से खुशी खुशी बाहर आता है तभी रोड पर एक आदमी उससे टकरा जाता है और उस आदमी के हाथ से बंदूक रोड पर गिर जाती है। फिर देव कुमार जब उस बंदूक को देखता है तब वो डर जाता है। फिर वो आदमी देव कुमार से बंदूक उठाने के लिए कहता है, लेकिन देव कुमार नहीं उठाता। वो कहता है कि ये मेरा नहीं है। फिर वो आदमी कहता है कि तुम्हारा है। फिर तभी देव कुमार वहाँ से भागने लगता है और वो आदमी उसका पीछा करता है। फिर तभी बहुत सारे पुलिस वाले देव कुमार को पकड़ लेते हैं और देव कुमार बहुत चिल्लाता है। फिर जब थंगराज बाहर आता है तो वो देखता है कि बहुत से पुलिस वालों ने देव कुमार को पकड़ लिया है और वो पुलिस वाले देव कुमार को पुलिस की गाड़ी में डाल देते हैं, लेकिन थंगराज कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद थंगराज उस मैगजीन को पढ़ता है जिसमें डीसी और इंस्पेक्टर का लेख प्रकाशित हुआ था। तब उसे याद आने लगता है कि रात को एक जर्नलिस्ट ने उसे फ़ोन किया था और वो इसी लेख के बारे में बात कर रहा था और थंगराज ने जो कहानी लिखी थी उसी कहानी के हिसाब से देव कुमार को फिर से पकड़ा गया। इसके बाद वो एसआई आसपास के लोगों से सवाल पूछता है, क्या आपने कल घटना देखी और तुम्हें पता है कि उसके पास बंदूक थी। तब वो नाई इन सवालों का जवाब हाँ में देता है और उन लोगों से कहता है वो एसआई क्या आप अदालत में गवाही देंगे। फिर वो लोग हाँ करते हैं। इसके बाद वो एसआई और कांस्टेबल देव कुमार के रूम में जाते हैं और उसके रूम में कुछ आतंकवादी फ़ोटोज़ को चिपका देते हैं और कुछ किताबों को वहाँ छोड़ देते हैं। फिर वहाँ मौजूद कैमरामैन उन सभी की तस्वीरें लेता है जो जो चीज़ें उस कमरे में थी। इसके बाद देव कुमार को पुलिस स्टेशन में ले आकर उसके सिर पर काला कपड़ा लगा दिया जाता है और उसके हाथों को हथकड़ियों से बांध दिया जाता है। फिर डीसी मीडिया को बताता है कि जो खबर मैगजीन में हमारे बारे में छापी गई थी वो झूठी है। फिर वो मीडिया डीसी से असली सच को पूछती है। फिर वो डीसी कहता है कि ये लड़का जो अभी यहाँ पर है इसका नाम देव कुमार है। हमने UPAPA के तहत मामला दर्ज कर दिया है। हमने उसे गैर कानूनी गतिविधियों के तहत हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन का आधार नक्सल गतिविधियों पर SBCID की
रिपोर्ट थी और हमने एक विशेष टीम बनाई। फिर डीसी वहाँ से चला जाता है और देव कुमार को पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। फिर पुलिस देव कुमार को जब कोर्ट में ले आती है तो वहाँ एक औरत आकर इंस्पेक्टर से कहती है कि जज ने आप कौन से उनके घर पर मिलने के लिए कहा है और आप सीधे उसके घर जाओ। फिर रात को वो पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ देव कुमार को लेकर जज के घर पर जाता है और वो इंस्पेक्टर एक फाइल को जज को दिखाता है और उनसे कहता है कि हथियारों के साथ 1917 हमें एसवी CID रिपोर्ट मिली। फिर जज कहता है कि आप इसे रिमांड पर ले सकते हैं। फिर जज देव कुमार से पूछता है क्या उन्होंने आपको धमकी दी थी? तब देव कुमार मना कर देता है और वो आगे पूछता है क्या तुम इन आरोपों को जानते हो? तब देव कुमार कहता है मुझे नहीं पता इसके बारे में। फिर वो जज इंस्पेक्टर से कहता है तुम उसे बिना कुछ सिखाए हुए यहाँ लेकर आ गए हो, आपको उसे यहाँ लाने से पहले तैयार करना चाहिए था क्योंकि मुझे प्रोटोकॉल का पालन करना है। फिर वो जज 2 दिन की पूछताछ का आदेश देता है और उसके बाद देव कुमार को कोर्ट में पेश होने के लिए कहता है। फिर अगले दिन देव कुमार का भाई जिसका नाम गैवियर था वो देव कुमार से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में आता है। फिर तंगराज गैवियर को बताता है कि तुम्हारा भाई बहुत बड़ी मुसीबत में है और तंगराज एक वकील का नंबर गैवियर को देता है और उससे कहता है कि तुम इससे जाकर मिल लो। फिर गैवियर उस वकील से जाकर मिलता है लेकिन गैवियर अनपढ़ था इसलिए उसे कुछ पता नहीं था कि देव कुमार किस कॉलेज में पढ़ रहा है और क्या कर रहा है। फिर वो वकील को बताता है कि जो वो कोर्स वो कर रहा था उसके बाद उसके नाम के आगे डॉक्टर लगने वाला था। फिर वो लॉयर तंगराज को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि गैवियर को अपने भाई के बारे में कुछ नहीं पता और वो तंगराज से एक FIR की कॉपी मांगता है और चार्जशीट की भी कॉपी भी मांगता है और देव कुमार से बात करने के लिए भी कहता है। तंगराज वकील को बताता है कि ये DC के अंडर में है, वो मुझे देव कुमार के पास नहीं जाने देंगे। फिर वो वकील कहता है कि हम उसके भाई की मदद से उससे बात कर सकते हैं। फिर वर्धन वकील पुलिस स्टेशन में जाता है और उस SI को एक याचिका सौंपता है। फिर वो SI कहता है कि देव कुमार पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज है, हम निरीक्षक की अनुमति के बिना इसकी अनुमति नहीं दे सकते। और वो उस वकील को 6 बजे के बाद आने के लिए कहता है। फिर वकील कहता है मैं अभी नहीं जा सकता और वो इंस्पेक्टर से बात करने के लिए कहता है लेकिन इंस्पेक्टर वहाँ मौजूद नहीं था। फिर वो SI इंस्पेक्टर को फ़ोन करता है और इस चीज़ के बारे में बताता है और वो SI से कहता है कि मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। फिर वो SI वकील से कहता है कि 2 घंटे बाद इंस्पेक्टर यहाँ आ जाएंगे, आप तब आइएगा। फिर वो वकील और गैवियर वहाँ से चले आते हैं। इसके बाद DC और इंस्पेक्टर पुलिस थाने में आते हैं और देव कुमार से मिलते हैं और वो इंस्पेक्टर देव कुमार से कागज़ पर साइन मांगता है लेकिन देव कुमार कागज़ पर साइन नहीं करता और वो कहता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। फिर वो इंस्पेक्टर देव कुमार को मानने लगता है। उसके बाद वो DC देव कुमार से बात करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे बारे में मीडिया में खबर फैल चुकी है और वो DC कागज़ पर साइन करने के लिए कहता है लेकिन देव कुमार कागज़ पर साइन करने से इनकार कर देता है। फिर वो इंस्पेक्टर दोबारा देव कुमार को पीटने लगता है। इसके बाद वहाँ वर्धन वकील आता है गैवियर के साथ और SI से कहता है कि मुझे इंस्पेक्टर से मिलवाओ, मुझे पता है वो यहीं है। फिर वो SI DC से कहता है कि वो वकील उस लड़के से मिलना चाहता है। फिर वो इंस्पेक्टर जाकर उस वकील से मिलता है और वर्धन वकील इंस्पेक्टर से कहता है कि हमें उस लड़के से मिलना है। फिर वो इंस्पेक्टर उस वकील से कहता है कि आप कोर्ट से ऑर्डर लाएं तभी मैं आपको उस लड़के से मिलने दूंगा। फिर वो वकील देव कुमार के भाई को उससे मिलवाने के लिए कहता है। उसके बाद गैवियर जेल के अंदर देव कुमार से मिलता है और वो जब ये देखता है कि देव कुमार को पुलिस वालों ने बहुत मारा है तब वो रोने लगता है। इसके बाद तंगराज राजा से मिलता है और उससे कहता है कि तुम ये फ़ोन ले जाकर जेल के अंदर देव कुमार से बात कराओ। इसके बाद जेल के अंदर सफाई का बहाना बनाकर राजा झाड़ू और बाल्टी लेकर जेल के अंदर जाता है और जब वो झाड़ू मारा होता है उसी वक्त वो देव कुमार को फ़ोन देता है और उसे वकील से बात करने के लिए कहता है। फिर देव कुमार वर्धन वकील से बात करता है और वर्धन वकील देव कुमार के बारे में जानकारी लेता है। फिर तभी राजा वो फ़ोन छीन लेता है देव कुमार से और वहाँ से चला आता है। इसके बाद SI को एक आदमी का फ़ोन आता है और वो आदमी SI से कहता है कि आपके स्टेशन के बारे में लेख में लॉज की खबर एक आदमी ने लीक की थी। इसके बाद वो SI DC के पास जाता है और उन्हें बताता है कि ये लेख हमारे स्टेशन से ही लीक हुआ है, ये वही रहा होगा जो पैरा ड्यूटी पर था। फिर वो कांस्टेबल DC को बताता है कि तंगराज उस वक्त पैरा ड्यूटी पर था। फिर वो DC इंस्पेक्टर को बहुत डांटने लगता है। इसके बाद वर्धन वकील तंगराज से मिलता है और उससे कहता है कि देव कुमार बहुत बड़े संकट में है और वो तंगराज को पुलिसकर्मियों की सूची दिखाता है जिन्होंने ड्यूटी के दौरान आत्महत्या कर ली थी और देव कुमार इसी टॉपिक पर PhD कर रहा था। फिर वो वकील एक लड़की शरण्या के बारे में तंगराज को बताता है। शरण्या एक पुलिसकर्मी थी जिसने आत्महत्या की। फिर पास का सीन दिखाया जाता है और शरण्या इंस्पेक्टर के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैंने 2 महीने पहले आवेदन किया था और मुझसे अभी तक संपर्क नहीं किया गया है। फिर वो इंस्पेक्टर फाइल में लिस्ट चेक करता है और वो देखता है कि उसमें शरण्या का नाम नहीं है। शरण्या घुड़सवारी में एक्सपर्ट थी। फिर वो इंस्पेक्टर
डीसी के ऑफिस में जाता है और फाइल चेक करता है। तो वो देखता है कि उस फाइल में शरण्या का भी फॉर्म है। फिर तभी डीसी वहाँ आता है। फिर इंस्पेक्टर बताता है कि मैं शॉर्ट लिस्ट चेक कर रहा था, एक लड़की शरण्या ने घुड़सवारी के रूप में शामिल होने का अनुरोध किया था। फिर उस फॉर्म को वो डीसी को दिखाता है। तब वो डीसी उस फॉर्म पर कट मार देता है, यानी कि उसने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद डीसी शरण्या को घोड़ों की सफाई की ड्यूटी पर लगा देता है, लेकिन शरण्या इस चीज़ से नाराज़ थी और वो इंस्पेक्टर शरण्या से कहता है कि तुम्हें घुड़सवारी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद शरण्या घोड़ों की सफाई में लग जाती है, यहाँ तक कि वो घोड़ों का गोबर भी साफ करती है। फिर वहाँ मौजूद पुलिस वाली वो शरण्या से कहती है कि तुम एक अच्छी सवारी कर सकती हो, लेकिन तुमको लगता है कि वो तुम्हें अपनी टीम में लेंगे। फिर शरण्या कहती है क्यों नहीं, उन्होंने मुझे मेरी जाति के आधार पर खारिज कर दिया, इंस्पेक्टर ने मुझे बताया। फिर तभी डीसी की गाड़ी वहाँ आती है और शरण्या उस घोड़े को दौड़ाती है। फिर वो उस घोड़े पर बैठ जाती है और डीसी की गाड़ी के सामने उस घोड़े को उछालती है। डीसी ये देखकर बहुत गुस्सा होता है। फिर शरण्या जब गोदाम में होती है अकेली, तब वो डीसी शरण्या को लात मारता है और उसे मारने लगता है। तब शरण्या भी एक फावड़ा उठाकर उस पर वार करती है। फिर वो डीसी एक बेल्ट से शरण्या पर वार करता है और उससे कहता है मैं तुम्हारी जाति के लोगों को घोड़ों की सवारी नहीं करने दूंगा। और वो डीसी शरण्या पर वार करता जाता है और शरण्या बेहोश हो जाती है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वकील कहता है कि उस मामले को बंद कर दिया गया था, अब देव कुमार इस मामले में फंस चुका है। इसके बाद थंगराज अरविंद को फ़ोन करता है और उससे एक काम करने के लिए कहता है। वो कहता है कि केस नंबर 37 उसकी जांच हो रही है जो 2019 का है। ये मारपीट का मामला है, मैं जैसे कह रहा हूँ तुम उसे वैसा बदल दो। देव कुमार 27 को भारी शराब पीने में लिप्त था और थंगराज अरविंद को रात को एक कार ले जाने के लिए कहता है चेंगलपेट टोल गेट पर। और वो कहता है कि मैं देव कुमार नाम के लड़के को वहाँ भेजूंगा, उसे इंस्पेक्टर के सामने पेश करो और उसे सीधे कोर्ट में सरेंडर करो। फिर देव कुमार को जब पुलिस की गाड़ी में ले आया जा रहा होता है, तब वो कांस्टेबल बीच रास्ते में गाड़ी को रोककर कुछ लेने के लिए बाहर चला जाता है। फिर तभी देव कुमार और थंगराज जब गाड़ी में होते हैं, फिर कुछ गुंडे आकर उन पर आग की बोतलों से हमला करते हैं। फिर तभी देव कुमार वहाँ से भागने लगता है और थंगराज उसका पीछा करता है और बहुत से गुंडे उनका पीछा करते हैं। फिर थंगराज आखिरकार देव कुमार को पकड़ लेता है और वो देव कुमार को बताता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम बहुत ही पेचीदा केस में फंस चुके हो। फिर रात को थंगराज देव कुमार को एक ऑटो में बिठाता है और उसे जाने के लिए कहता है। इसके बाद 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है और थंगराज अब जेल में था और उसके दोनों बीवी और एक बच्चा उससे मिलने आए हुए थे और वकील और अरीबू भी मिलने आया था। फिर थंगराज अरीबू से कहता है कि मैंने बाहर चाय की दुकान पर एक पत्र लिखकर छोड़ा है, उसे जाकर पढ़ो। फिर अरीबू जब उस लेटर को पढ़ता है तब उसमें लिखा था थंगराज ने कि मैंने देव कुमार को आपसे मिलने के लिए भेजा था, मैं बस तुम्हें फ़ोन करने वाला था, लेकिन तभी किसी ने मेरे सर के पीछे से वार कर दिया। और फिर पास का सीन दिखता है कि थंगराज बेहोश हो चुका था उस वार से। और फिर हॉस्पिटल में डीसी थंगराज से मिलने के लिए आता है और वो थंगराज का हाल चाल पूछता है। इसके बाद इंस्पेक्टर और डीसी थंगराज को एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं जहाँ देव कुमार को पकड़ा गया था और देव कुमार डीसी से अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन वो डीसी थंगराज को देव कुमार पर गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन थंगराज मना करता है। फिर वो डीसी थंगराज का हाथ पकड़कर गोली चला देता है और देव कुमार मर जाता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में वो डीसी थंगराज को कोऑपरेट करने के लिए कहता है क्योंकि वो मामला अब बंद हो चुका था, लेकिन थंगराज अभी भी बहुत सदमे में था और वो अपने को दोषी मान रहा था। फिर वो इंस्पेक्टर थंगराज को समझाता है। फिर थंगराज कहता है मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। फिर वो इंस्पेक्टर थंगराज को थप्पड़ मारता है। तभी वो डीसी अपनी गन निकालता है और थंगराज के सिर पर रखता है, लेकिन तभी थंगराज डीसी का गला दबा देता है और डीसी पर बहुत सारी गोलियां दाग देता है और डीसी मर जाता है। और इस वजह से थंगराज को जेल हो गई थी और पुलिस यूनियन का केस अब अरीबू लड़ रहा था। और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हुई थी। इसके लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।